सीबीआई गहरा तक जाएगी, किसी को इस बार बख्शा नहीं जाएगा। नीट में 2 साल 22 लाख स्टूडेंट्स ने काम किया, दिन रात काम किया, उनकी मेहनत बर्बाद हो गई। धर्मेंद्र प्रधान जी हिंदुस्तान के एजुकेशन मिनिस्टर कहते हैं कि मेरा कुछ लेना देना नहीं। प्रधानमंत्री को इमीडिएट ऑर्डर देना चाहिए कि धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा दें। ये सिर्फ परीक्षा का इशू नहीं है, ये सिर्फ किसी व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं है, ये पूरी शिक्षा व्यवस्था की त्रुटि है जिसको कि हम और आप मिलकर शायद ठीक नहीं कर पा रहे। परीक्षा प्रणाली संपूर्ण रूप से दोष रहित हो ये मैं नहीं मानता हूं। मैं बहुत सुझाव दे सकता हूं, हम लोगों ने बहुत सुझाव दिए हैं। सबसे बेहतर सुझाव से परीक्षा हुई है, मूल बात व्यक्ति पर आ रही है, उसका क्या उपाय है। एक आम नागरिक है वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है उसकी सारी खबरें जो सरकार के पास होती हैं, लेकिन जो ये अधिकारी है जिनकी जिम्मेदारी है एग्जामिनेशन करवाना, उनके पीछे क्यों नहीं आप सर्वेलेंस कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, क्या मूव है, क्योंकि ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो मुझे लगता है कि नेक्सस पहुंच गया पूरा ऊपर तक, नीचे से लेकर ऊपर तक, और करोड़ों रुपए की कमाई हो रही है इसमें। यहाँ पर जब ये व्यवस्था चल नहीं रही है, बार बार पेपर फेल हो मतलब लीक हो जा रहा है, चूक तो ओन करिए ना इसके लिए कि राहुल गांधी या किसी और को या व्यवस्था की और बाएं दाएं पकड़ने की जगह, एयरफोर्स से पेपर उतारने की जगह ओन करिए कि ये गलती हो गई। जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी, और जिम्मेदारी लेने से खाली जबानी जमा खर्च से काम नहीं चलेगा, क्योंकि जिम्मेदारी तभी नीचे तक तय होगी जब ऊपर से जिम्मेदारी होगी। अब रेल दुर्घटना हुई तो शास्त्री जी थोड़ी ट्रेन चला रहे थे, ट्रेन तो ड्राइवर चला रहा था। हाँ, लेकिन जिम्मेदारी ली ना उन्होंने। आज तक लोग उदाहरण देते हैं शास्त्री जी का। मैंने आपको कहा कैट है, जेट है, दुनिया के पेपर हो रहे हैं, दुनिया भर की चीजें हैं, और कैट में तो बहुत सारे लोग अपीयर होते हैं, तो इस तरह के एग्जाम कैसे हो रहे हैं। आज की बात नहीं, हमेशा से कहता हूं कि शिक्षा और स्वास्थ्य इन 2 मामलों में देश ने जो गलत नीतियां अपनाई हैं उसका परिणाम पूरा देश भुगत रहा है। नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम खबरों के खिलाड़ी। मैं हूं आपके साथ प्रतीक्षा। 22 लाख नीट के छात्र और लगभग 17 लाख के आसपास सीबीएसई के स्टूडेंट्स, ये दोनों मिलाकर संख्या होती है 40 लाख के आसपास की। हम 150 करोड़ भारतीय 40 लाख स्टूडेंट की शुद्ध परीक्षा करवा पाने में सक्षम नहीं है। ये सिर्फ परीक्षा का इशू नहीं है, ये सिर्फ किसी व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं है, ये पूरी शिक्षा व्यवस्था की त्रुटि है जिसको कि हम और आप मिलकर शायद ठीक नहीं कर पा रहे हैं। जमकर सियासत हो रही है, जमकर राजनीति हो रही है, लेकिन आप उन छात्रों के बारे में सोचिए, उन स्टूडेंट्स के बारे में सोचिए जो तैयारी से एग्जाम देने जाते हैं और पेपर लीक हो जाता है, जो तैयारी से एग्जाम दे चुके होते हैं लेकिन उनकी कॉपी ढंग से नहीं जांच पाती। ये 40 लाख बच्चे, आखिर इनकी जो स्थिति है इस वक्त, ये जो अव्यवस्था है, ये जो शिक्षा की पूरी जो एक चक्र है, जो एक सिस्टम है, जो उस पर सवाल उठ रहा है, उसमें इन बच्चों की क्या गलती है, ये भी एक सवाल होना चाहिए। इसी पर थोड़ा विस्तार से चर्चा करेंगे। इसके अतिरिक्त ये विषय विपक्ष ने भी जमकर उठाया है। विपक्ष इस पर क्या चाहता है? शिक्षा मंत्री का इस्तीफा ही क्या सिर्फ एकमात्र उपाय होगा सिस्टम को ठीक करने का? हमारे वरिष्ठ पत्रकारों का शानदार पैनल हमारे साथ मौजूद है, विस्तार से इनसे चर्चा करेंगे इस विषय पर। रामकृपाल सिंह जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार। पीयूष पंत जी हमारे साथ हैं। मिहिर रंजन जी बहुत दिनों बाद हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत शुक्रिया आपका कार्यक्रम का हिस्सा होने के लिए। अवधेश कुमार जी हमारे साथ हैं, विनोद अग्निहोत्री जी हमारे साथ हैं, और अमर उजाला डिजिटल के संपादक जयदीप कर्णिक जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि वरिष्ठ पत्रकारों के पास हम 2 बार उनकी राय लेने के लिए पहुंचते हैं, और जिस तरीके से ये नीट का मुद्दा है, पहले पक्ष में जब हम बात करेंगे तो हम इस पर विस्तार से बात करेंगे कि दरअसल इस अव्यवस्था का जिम्मेदार कौन है, परीक्षा की त्रुटि है या शिक्षा व्यवस्था की त्रुटि है। और दूसरे दौर में जब हम अपने मेहमानों के बाद जाएंगे तो हम बात करेंगे विपक्ष इस मुद्दे को कैसे उठा रहा है, क्यों शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा जा रहा है, और क्या इस्तीफा ही विपक्ष जो मांग रहा है यही सारी व्यवस्था को ठीक करने का एकमात्र उपाय है। इसी पर विस्तार से चर्चा करेंगे। शुरुआत आज अवधेश कुमार जी से। अवधेश जी थोड़ा सा ब्रेक लेकर हमारे साथ आए हैं। आज ओपनिंग बैट्समैन अवधेश जी, नीट की ये जो पूरी व्यवस्था, 22 लाख बच्चे, 8 मई को पेपर लीक की खबर, 12 मई को ये खबर आ गई कि भाई परीक्षा रद्द हो गई, 21 जून को कर दिया गया। शिक्षा मंत्री का लंबे समय तक कोई जवाब नहीं आया, फिर एक एटीट्यूड के साथ उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, कोई जिम्मेदारी लेने जैसी व्यवस्था नहीं थी। इन छात्रों की क्या गलती? ये परीक्षा की त्रुटि आप देख रहे हैं या पूरी शिक्षा व्यवस्था की त्रुटि?
ये जो आपका प्रश्न है, इसका कौन कहेगा कि बच्चों की गलती है? पहला, बच्चे तो इस देश के अपराध और पाप की सजा भुगते हैं, क्योंकि दुनिया की कोई व्यवस्था कर दीजिए, अगर हर साख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा, मतलब ये इस देश में तो उसका क्या उपाय है? कल सुप्रीम कोर्ट में जो राधा कृष्णन साहब थे, जो उच्चाधिकार प्राप्त समिति थी, वो पेश हुए कि आपने परीक्षा के सुधार के लिए क्या उपाय बताए थे। उन्होंने कहा कि हमने 60 अल्पकालिक और 35 दीर्घकालिक हमने सुझाव दिए थे, और वो एफिडेविट दिया उन्होंने कि सरकार ने सभी सिफारिशें मान ली थी। अब आप बताइए, पिछली बार जब 2024 में हुआ, फिर एक कमेटी बनी, कमेटी ने जो सिफारिश दिया, अगर वो सभी मान ली गई, इसके बावजूद हो रहा है, तो ये तो फिर सीरियस बात है। जिम्मेवारी, कल तो हम शिक्षा मंत्री का वक्तव्य सुन रहे थे कि मेरे पास क्षमा याचना के लिए क्या कर सकता हूं, दायित्व तो हम सब लोगों का। आप करें, क्या करें उनकी क्षमा का? नहीं, सुनिए, वो आपका प्रश्न आप कर सकते हैं। मेरा जो अपना मत है कि किसी शिक्षा मंत्री के जाने और आ जाने से समस्या सुलझ सकती है, तो आप हटा दीजिए, कल से समस्या सुलझ जाएगी। वो इशू नहीं है। सरकारें बदल गई फिर भी अगर हो रहा है तो ये बड़ा इशू है। जिम्मेवारी तो है ही है कि अगर शिक्षा मंत्रालय है, सब है, इसके बावजूद हो रहा है, जिस तरह के लोग पकड़े गए हैं, जिसको कि विशेषज्ञ के रूप में शामिल किया गया, जिसकी जिम्मेवारी है कि अच्छे क्वेश्चन दो और बच्चे पढ़ें, वो एक काम कर रहा है। इससे भयानक परिस्थिति क्या हो सकती है? बताइए, बच्चे हैं, मैं तो शब्द नहीं प्रयोग करता हूं, क्या मन पर गुजरे होगी, परिवार ने कैसे उनको बचाया होगा, कैसे उनकी मानसिकता ठीक की होगी। हमारे आपके सबके बच्चे हैं, तो इसीलिए ये शिक्षा के सुधार का व्यवस्था, अब तो एयरफोर्स लगाओ, डालो, कुछ भी डालेंगे, अंततः एग्जाम लेने की व्यवस्था करने की तो वही मशीनरी रहेंगे। लेकिन दूसरी बात यह है कि देखिए, इस मशीनरी से भी टॉप के टॉप विद्यार्थी निकले हैं, दुनिया में बहुत अच्छा कर रहे हैं, इसलिए सब कुछ नष्ट हुआ है ये भी हमको नहीं मानना है। जो हुआ है ये भयानक है, वो नहीं होना चाहिए। छात्रों को के साथ ये होना, अगर हमारे बच्चों के साथ इस प्रकार से हो रहा है तो फिर तो इससे भयावह परिस्थिति कुछ नहीं होगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की है कि आपने क्या क्या किया। आप सुप्रीम कोर्ट के सामने रख दिया कि ये हमने कर दिया है, सारी सिफारिशें रख दी गई, डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा। अब यह है कि भाई एयरफोर्स जाके ही क्वेश्चन उतारे, अब आप क्या करेंगे? क्या बच्चों को विदेश भेज के उनसे जो नीचे माफिया बैठे हैं, सर मुझे बताइए, 2 घंटे जो है बच्चों की चेकिंग होती है, बायोमेट्रिक पूरा किया जाता है प्रोसेस, आप जैकेट नहीं पहन सकते, ट्रांसपेरेंट बॉटल लाइए, पेन नहीं ले सकते, ये नहीं पहन सकते, सिंदूर हटाइए, मंगलसूत्र हटाइए, ये सारे प्रपंच आप बच्चों के साथ करते हैं। और कैसी व्यवस्था ये चल रही है कि आप भीतर जो है वो नहीं, और उसके बाद कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा है। नहीं, ये तो अतिवाद, इसका तो हम लोगों ने विरोध किया कि भाई सिंदूर हटा लो, कोई भला से गले से माला हटा लो, ये तो परीक्षा से जुड़ी चीज ही नहीं है ना। सवाल तो यही कर रहा हूं कि ये जितने चीजें हो रही है, ये कॉस्मेटिक चीज, ये व्यवस्थागत दोष है, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। कोई कोट पहन के जाना चाहे, कोई, इस सब का विरोध हुआ है, हम इससे सहमत हैं। आप जो है अपनी परीक्षा प्रणाली को दुरुस्त करिए, कैसे क्वेश्चन का क्या हो सकता है। अब जितने अभी तक सिफारिश थे, डिजिटल कर दो, फलाना कर दो, बहुत कुछ किया गया है, इसलिए इतना आसान अब नहीं है। मैं तो जानता हूं हमारे बिहार में, मिहिर जी भी जानते होंगे, एक रंजीत डॉन जो है था, वो कितना भी कोशिश होती थी मेडिकल का, वो जेल में रहते हुए क्वेश्चन आउट करवा देता था, और जो है क्वेश्चन जो है लोगों के पास चले जाते थे और परीक्षा देते थे, और उसका वैसे ही चलती थी। जेल में उसके खाने की व्यवस्था है, सब इतनी मिली भगत नीचे से ऊपर होती थी। तो ये बहुत बड़ा माफिया वर्ग है। ये तो मुझे माफिया शब्द इटली से निकला हुआ, आपको माफियोज सबसे है, और उसके लिए इटली को कितना साल लड़ाई लड़ना पड़ा। किया क्या जाए, कौन जिम्मेदारी लेगा, कैसे ये नेक्सस तोड़ा जाए। हर राज्य में ये कहानी है, राजस्थान से शुरू हुआ, केरल तक की कहानी गई, फोन मैसेज फॉरवर्ड हुआ, 450 के जो क्वेश्चन पेपर थे, जो कि ये माना जा रहा था कि इस तरीके के सवाल आ सकते हैं, उसमें से 150 सवाल जो है वो एज इट इज दिखाई पड़ रहे हैं। नहीं, 450 तो इसलिए किया गया कि कोई ना माने कि हमने क्वेश्चन आउट कर दिया है। 150 वो भी डाल दो, 150, 200, 250 और भी डाल दो। देखिए, इस समय कोई एग्जैक्ट देना, परीक्षा प्रणाली में कोई भी परीक्षा प्रणाली संपूर्ण रूप से दोष रहित हो, ये मैं नहीं मानता हूं। मैं बहुत सुझाव दे सकता हूं, हम लोगों ने बहुत सुझाव दिए हैं। सबसे बेहतर सुझाव से परीक्षा हुई है। मूल बात व्यक्ति पर आ रही है, उसका क्या उपाय है कि जिसको आप एक्सपर्ट बनाते हैं वही क्वेश्चन आउट करने लग रहा है। तो ये एक भयानक परिस्थिति हुई है। ठीक, तो या तो दूसरा उपाय यह है कि कुछ ही लोगों के पास क्वेश्चन रहे, अंतिम समय में मोबाइल पर जाए, जो उस कमरे में जो है
वो वहां बोर्ड पर लिखे जैसे बजट तैयार होता है और तुरंत कर दो। वो भी उसमें अगर देर हो जाएगी तब क्या करेंगे? कुछ सुझाव जो कल से आ रहे हैं कि क्वेश्चन हो ही नहीं, डिजिटल रहे, जो भी वहां प्रिंसिपल है कॉलेज का फलाना है उसको अंतिम समय में जो है मोबाइल पर जाए और उस मोबाइल से परीक्षा तुरंत नहीं दिया करा जाए। पा रही है, क्या ही कहें। पीयूष सर, एयरफोर्स को उतार दो, वायुसेना पेपर पहुंचाएगी, सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन का काम है ये, तो ये सरकार की नाकामी नहीं होगी कि आप जो है सेना उतार दे रहे हो, एक नॉर्मल सी परीक्षा करा, 22 लाख बच्चों की परीक्षा नहीं करा पा रहे हैं हम? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा, बिल्कुल ये नाकामी है सरकार की। क्योंकि देखिए अब बड़ा हास्यास्पद भी है कि अब आप मतलब हालात ये पहुंच गए हैं कि जहां सिविलियन इंस्टीट्यूशंस जो हैं जिनकी जिम्मेदारी है एग्जामिनेशन कंडक्ट करना, और वो आपने वो बनाए भी उस तरह के इंस्टीट्यूशंस हैं, और लेकिन वहाँ पे आपको अब एयरफोर्स की मदद लेके पेपर कहिए ड्रॉप करने की स्थिति आपकी पैदा हो गई है। अब देखिए लीकेज कहाँ से हुआ? पेपर ड्रॉप करने का सवाल नहीं था, जब पेपर जो पहुँचाया गया वहाँ पे कोई गड़बड़ी नहीं हुई, एट द सोर्स गड़बड़ी हुई है। जो खबरें तमाम आई हैं कि जो टीचर्स इन्वॉल्व थे जो पेपर बनाने में, उनके लेवल से ही जो है ये चीज़ें आउट हुई हैं। तो जहाँ पे सोर्स है आप वहाँ न देख के जो बीमारी जहाँ है उसका इलाज न करके आप कुछ और इलाज कर रहे हैं, किसी और चीज़ का इलाज कर रहे हैं, वो वाली स्थिति पैदा हो रही है। क्योंकि गड़बड़ियाँ शुरू में हुई ना, या तो वहाँ पे हुई या तो जहाँ प्रिंटिंग होती वहाँ पे हुई, लेकिन जो खबरें आई हैं वहाँ पे ये तमाम 2-3 टीचर्स का नाम आया जिनकी जिम्मेदारी थी पेपर सेट करने का, उन्हीं ने जो है तमाम इस तरह के लिए, और वो 2 महीने पहले से जो है कि वहाँ पे जो थे वो जो पेपर्स थे, गेस्ट पेपर्स थे, उसमें वो तमाम चीज़ें दी हुई थी वो। तो ये पूरी व्यवस्था मुझे लगता है कि कहीं व्यवस्था एकदम सड़ चुकी है पूरी। अभी अवधेश जी कह रहे थे निश्चित रूप से ये हम पहले भी देखते थे, लेकिन जिस स्पीड में अब ये हो रहा है, लगातार हो रहा है। अभी देखिए अभी देखिए कल की बात है, जिस तरह से एक एग्जामिनेशन हुआ वहाँ पे उनको बुलाया गया कांस्टेबल और वो वाला, वहाँ जितनों को बुलाना था उससे ज़्यादा अभ्यर्थियों को बुला लिया गया, फिर उनको एंट्री नहीं दी गई। फिर तो व्यवस्था देखिए, व्यवस्था में जब तक जिम्मेदारी नहीं होगी, जब मंत्री महोदय देखिए मंत्री महोदय जिम्मेदारी नहीं लेंगे, और अगर ये बात पॉइंट आउट की जाए चाहे वो अपोजिशन लीडर के द्वारा या आम लोगों के द्वारा, तो वो कह दे कि साहब ऐसा कुछ भी नहीं है और सब दुरुस्त है। अब जाके जो धर्मेंद्र प्रधान जी ने एक्सेप्ट किया है कि हाँ कहीं गड़बड़ी थी सीबीएसई वाले में भी, और उन्होंने थोड़ी, वो भी आधी जिम्मेदारी थोड़ी बहुत ली, थोड़ी बहुत मेरी भी गलती है। इतना कुछ होने के बाद उसके बाद किस तरह से उन्होंने राहुल गांधी को भी कह दिया कि वो थूक कहते हैं और गायब हो जाते हैं। तो इस तरह के स्टेटमेंट एक शिक्षा मंत्री दे रहे हैं, क्योंकि इतनी गड़बड़ियाँ हम सब देख रहे हैं, और एक घटना नहीं है, बहुत सी घटना लगातार हो रही है। स्टूडेंट का भविष्य आप जो अधर पे लटका है। व्यवस्था का दोष है, लेकिन व्यवस्था कौन चला रहा है? सरकार चला रही है। जिम्मेदार कौन है? शिक्षा मंत्री है। जो ब्यूरोक्रेसी है, जो आपके क्या नाम ये नेशनल जो ये एनटीए है उसका एनटीए है ना, क्या एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, उसका जो गवर्निंग काउंसिल है, उसके जो पदाधिकारी हैं वो क्या कर रहे थे? उसमें आप देखिए टॉप में आप देखिए वो प्रदीप जोशी जो हैं वो संघ के आदमी हैं। दूसरे जो हैं उसके जो वो कहीं ना कहीं भाजपा के करीबी हैं। तो उनकी गलतियां आप छिपा देते हैं। जब आपको लगे कि आप तो सत्ता के करीब हैं और हमारी कोई भी गड़बड़ी होगी तो हम वो छिप जाएगी, हमें बचा लिया जाएगा, तो फिर वो ढिलाई पैदा होती है, इस तरह गड़बड़ियाँ होती है और ये चीज़ नीचे। और जो वो शिक्षक भी थे जिन्होंने ये गड़बड़ियाँ की है, उनकी फ़ोटो भी लगातार भारतीय जनता पार्टी के जो है कि पदाधिकारियों के साथ वहाँ दिखाई दी, ये शिक्षा मंत्री के साथ भी दिखाई दी, वो जो महिला टीचर थी। तो ये पूरी व्यवस्था देखिए पूरी करप्ट हो चुकी है, एक नेक्सस पैदा है। अब नेक्सस तोड़ने का काम कौन करे? सरकार इसीलिए देखिए 2024 में एक कानून लाई जो है कि जिसके तहत उन्होंने ये प्रावधान था कि उसमें सज़ा मिलेगी 10 साल की या और 1 करोड़ जुर्माना। ये एग्जामिनेशन एक्ट करके था, जिसमें ये करके था 2024 में, जब इतनी घटनाएं हो रही थी तो। लेकिन उसके बावजूद हो रहा है कहीं ना कहीं जो है सिस्टम में गड़बड़ी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सिस्टम अपने आप में तो काम नहीं करता ना, पूरा पर्कुलेट डाउन करता है, पूरा ब्यूरोक्रेसी है, पूरा मंत्रालय से लेके। अगर मंत्रालय में स्ट्रिक्टनेस नहीं है, पूरा विजिलेंस नहीं हो रहा है, क्योंकि ये घटनाएं हो रही हैं, तो हमको अलर्ट रहना है कहाँ पे क्या हो रहा है। हम बड़े इस तरह से हम करते हैं कि आप किसी के पीछे जो है लगा देते हैं कि साहब एक आम नागरिक है वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, उसकी सारी खबरें जो सरकार के पास होती हैं। लेकिन जो ये अधिकारी है जिनकी जिम्मेदारी है एग्जामिनेशन करवाना, उनके पीछे क्यों नहीं आप सर्वेलेंस कर रहे हैं? वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, क्या मूव है? क्योंकि ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो मुझे लगता है कि नेक्सस पहुंच गया पूरा ऊपर तक, नीचे से लेकर ऊपर तक, और करोड़ों रुपए की कमाई हो रही है इसमें। तो इसको तोड़ने की ज़रूरत है। सरकार को निश्चित
त्यागपत्र देना, देखिए अभी अवधेश जी कह रहे थे क्या होगा उससे, होता है बहुत, एक मैसेज आता है कि हाँ सरकार जिम्मेदारी महसूस कर रही है और अगला कोई आएगा तो उसको बड़ी जिम्मेदारी से ये काम करना पड़ेगा। अगर आप त्यागपत्र नहीं देंगे तो इसके मतलब सब कुछ ठीक चल रहा है, भाई हमारा ही कोई जिम्मेदारी नहीं चल रहा है। तो मुझे लगता है त्यागपत्र देना भी, वो इसीलिए विपक्ष भी ये मांग कर रहा है और वो ज़रूरी भी है, कम से कम उन छात्रों को जिनका भविष्य अधर पे लटक गया है। अब दोबारा आप कर रहे हैं, मान लीजिए जिससे तैयारी करी थी और उसने अच्छी तैयारी करी, उसने अच्छा परफॉर्म किया, अब वो हो सकता है इस बार न कर पाए, भाई वो एक फ्रस्ट्रेटेड तो फील कर रहा है ना। बच्चों का घर बेच के लोग जो है फॉर्म वही भरवाते हैं, लाखों रुपए लोन लेके किया है, लोग आत्महत्या करी है बच्चों ने, बच्चे रो रहे हैं, माँ बाप कह रहे हैं कि साहब हमने ज़मीन बेच दी, उसके बाद 7-8 लाख रुपया पूरी तैयारी में लग गई और उसके बाद ये स्थिति बन गई। तो बहुत भयावह स्थिति है। मुझे लगता है सभी को मिलकर सोचना चाहिए, सरकार की ज़्यादा जिम्मेदारी है क्योंकि व्यवस्था सरकार चलाती है। चला रही है। रामकृपाल सर, एनटीए के परीक्षा केंद्रों पर लिखा रहता है आदर्श परीक्षा केंद्र, तो अब वो स्थिति तो हमें दिखती नहीं। ये जो बार बार पेपर लीक की कहानी है, यहाँ वो माफियाओं का जो नेक्सस है, आप उसे जिम्मेदार देख रहे हो, प्रशासनिक लापरवाही, या फिर वो टेक्निकली हमसे कहीं मिस हो रही है चीज़ें, शायद इसलिए ये भी बात कही जा रही है कि अब ऑनलाइन कराई जाएगी। देखिए, हम सब लोग जानते हैं इस बात को कि शिक्षा सबसे बड़ा धंधा है और मैं तो 70 में मैंने इंटरमीडिएट पास किया था और मुझे आज भी याद है एक टीचर किसी और कॉलेज के वो लाउड स्पीकर लगा करके बाकायदा अनाउंस करते थे कि ये क्वेश्चन का ये जवाब है, लिखो। मैंने वो दौर भी देखा है और आज भी आप देखिए कैसे क्या चीज़ होती है। तो चलिए उसकी बात मैं छोड़ रहा हूँ, लेकिन ये बताइए इसी देश में कैट होता है, पूरे देश के लोग बैठते हैं, IITs हैं, कैट है, मैट है, नहीं वही मैं कह रहा हूँ कि जो बहुत यानी उस शिक्षा से जिसको आप ये कहते हैं नीट, उससे कमतर ये नहीं है जो चीज़ें हैं। IIM का पेपर कभी लीक नहीं होता, सारी चीज़ें। और ये बात देखिए, हम किसी पार्टी के पक्ष में आज जो सत्ता में है उस पर करें या कोई कल जो नहीं था, पेपर लीक का चूँकि हमें तात्कालिक जो चीज़ होती है वो याद रहती है। अभी पिछले साल भी यही सब हुआ था, पता नहीं किस चीज़ का पेपर था जब ये सारी बातें हुई थी। उत्तर प्रदेश में जितने परीक्षाएं होती हैं, आप देखिए पेपर लीक हुआ था, उस पर अदालत में फैसला चल रहा है, उसको रोक दिया गया। मतलब ये श्रृंखला है और सिर्फ उत्तर प्रदेश की नहीं, बाकी राज्यों में भी यही है। मैं इसी से जुड़ा हुआ दूसरा उदाहरण देता हूँ। एक आदमी दूसरे आदमी को ग्रीवियस हर्ट कर दे, मौत नहीं, तो उसके लिए जानती हैं लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक है। लेकिन इस देश में बाकायदा रोज छपता है पेपरों में कि ऐसा दूध पकड़ा गया जिसमें यूरिया था, मिलावटी, बिल्कुल ठीक। अब उस यूरिया से कितने बच्चे मरे हैं। यानी अगर व्यक्तिगत अपराध है तो उसके लिए बड़ी भारी IPC जगह है क्रिमिनल लॉ में, लेकिन इसके लिए अपराध कर रहे हो आप, जो ऐसे ही शिक्षा की बात है। अब देखिए मिलावट के लिए कुछ नहीं है, क्या होता है, किसी आज तक मैंने नहीं सुना कि कोई मिलावट करने वाले को जिससे बच्चे बीमार हो गए हों, या अस्पतालों में आप देख लीजिए बच्चे मर गए हैं। अभी एक बच्चे को वो क्या हुआ है जिसमें एक वो 6-7 बच्चे मर गए, गलत इंजेक्शन के कारण बच्चे मरे हैं, शायद वो उसकी माएँ मरी हैं। तो दिक्कत ये है कि ये सिस्टम हमेशा से एक चीज़ रही है, शुरू से चला आ रहा है कि जो इसमें कहेंगे आपका इंटेंशन नहीं था, अरे यूरिया आप पिला रहे हो बच्चे को तो इसमें इंटेंशन क्या है, बिल्कुल आप हत्यारे हो। तो हमारे यहाँ इस तरह की चीज़ों को जो क्वांटम ऑफ पनिशमेंट है वो बिल्कुल बहुत ही कम है। तो इसका एक तो ये चीज़ है। दूसरा मैं किसी की बात नहीं, लेकिन आज की जो सत्ता है, जो व्यवस्था है, जब इसी तरह की 2 बातें पहले हो चुकी थी, उसके बाद इस तरह की चीज़ें पेपर आउट होना निश्चित तौर पर एक तरह से फेल्योर है। और जबकि टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ रही है कि पहले वाला सिस्टम तो होता था कि 1 हफ्ते पहले पेपर पहुंच रहा है, सील तो तोड़ी जा रही है फलाना इंटीरियर में, तब भी इतना नहीं होता था जितना अब हो रहा है। तो मेरा ये कहना है कि जो भी व्यवस्था बनाई है, पहली तो ये चीज़ है
इसको सबसे बड़ी सामाजिक कुरीति और हत्या के बराबर माना बिल्कुल जाए, मानिए। चाहे वो मिलावट हो, चाहे इस तरह से पेपर लीक का मामला हो। आप मुझे बताइए जितनी बार पकड़े गए हैं, पिछली बार क्या हुआ था, बिहार से कौन पकड़ा गया, फलाना, उसका हुआ क्या? अब उसको एक इंडिविजुअल क्रिमिनल से सजा देके नजीर तो बनाइए भी पहले, आप बिल्कुल उस पर बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। तो जहाँ जहाँ ये चीज़ें आती हैं, शोर क्या होता है, हमारे ही तमाम पार्टियाँ, एक पार्टी उस पर स्ट्रिक्ट लेना चाहेगी तो दूसरी ह्यूमन राइट्स आ जाएगा, अरे रे इतनी छोटी छोटी बातों के लिए इतना आप बड़ा क्यों कानून बनाते हैं। तो मैं केवल ये कह रहा हूँ कि हाँ, जब सिस्टम बिल्कुल चेंज होता है, आप डिजिटल में जाते हैं तो कुछ दिक्कतें भी आती हैं, लेकिन ये दिक्कतें सरकार को पहले ट्रायल कर लेना चाहिए था। 10 बार आप उसको कर लेते कि कैसे हो सकता है, फिर करते। जैसा मैंने आपको कहा, कैट है, जैट है, दुनिया के पेपर हो रहे हैं। दुनिया भर की चीज़ें हैं, और कैट में तो बहुत सारे लोग अपीयर होते हैं। तो इस तरह के एग्ज़ाम कैसे हो रहे हैं? और जब आपको पता है कि ये संस्थाएं अच्छी तरह से एग्ज़ाम कंडक्ट करती हैं, तो आप इन्हें आप दीजिए जिम्मेदारी। ये नीति और फलाना ढकाना, सीधे आप इन्हीं में से किसी को करते। इतने आईटी संस्थान हैं, एक एक बार वो जानती हैं क्या करते हैं। कभी लखनऊ को मिलेगा पेपर सेट करने का, सेंटर। कभी कानपुर को मिलेगा, कभी ये आप कर शफल सकते करते हो। एयरफोर्स को ले आओ, उसके बजाय आपकी जो इन मतलब क्रेडिबल संस्थाएं हैं जिनका आज तक कोई दाग नहीं लगा है, आप उन पर भरोसा कीजिए। मीर सर, ये जो 22 लाख बच्चे हैं, जो सीबीएसई के बच्चे हैं, इनसे माफ़ी तो सिर्फ इससे तो चलेगा नहीं कि 12-15 दिन बाद हम कह दिए कि हमने माफ़ी मांग ली। स्थायी समाधान क्या हो? सबने ये मुद्दा उठा दिया कि गलत तो हुआ। स्थायी समाधान क्या हम ये कह दें कि सेना से पेपर मंगवा लिया जाए? क्या हम ये कह दें कि ऑनलाइन पेपर करा दिया जाए? ये कोई स्थायी समाधान तो होगा नहीं। वो नेक्सस कैसे तोड़ा जाए? देखिए, आपने जब इस चर्चा की शुरुआत की थी तो आपने कहा कि क्या ये व्यक्ति का फेलियर है, व्यवस्था का फेलियर है, गलती आखिर किसकी है? और जो कल कोर्ट ने भी कहा कि पहले जिम्मेदारी तय करो। जिम्मेदारी तय करने से 2 बातें होती है। किसी ने अगर अच्छा काम किया तो उसको रिवार्ड, उसकी जय जयकार होगी। अगर किसी ने गलत किया, उसकी वजह से नहीं हुआ, तो उसके लिए पनिशमेंट, दंड जो भी कह लीजिए, उसका प्रावधान है। हम लोग पिछले 10-12 साल से जब से मोदी जी आए हैं, हमने देखा कि जब कोई अच्छा काम होता है तो आप कहते हो कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में ऐसा हुआ। अगर खराब कुछ लगता है तो लोग आलोचना भी करते हैं कि मोदी जी की वजह से नहीं हो पाया ऐसा। तो ये जो शिक्षा की व्यवस्था है, जो ये निज़ाम है, इसके लिए कोई एक आदमी तो सबसे ऊपर में होगा। मान लीजिए वो हमारे शिक्षा मंत्री हैं। अगर पहली बार कोई चीज़ होती है तो आप एक बार को लीवरेज दे दो कि यार इतने सारे लूप होल्स से पता नहीं चल पाया। ये पहली बार नहीं हुआ है, 2024 में हुआ। 24 में होने के बाद बहुत हो हल्ला हुआ। 24 के हो हल्ला के बाद आज आप कहाँ खड़े हैं आप देख लीजिए। आपको पता भी नहीं होगा कि जो लोग पकड़े गए वो छूट गए कहाँ है, 6 महीने के बाद जमानत हो गई। उसका कुछ निकल के आया नहीं। अब की बार हो रहा है, फिर आप ढूंढोगे किसको? तो क्या जो आदमी पेपर बनाने वाला टीचर था वो इसके लिए जिम्मेदार है जिसने लीक कर दिया? क्या वो ड्राइवर जो पेपर लेके आया जिस स्कूल में हुआ वो, या वो IAS ऑफिसर जो कि वहाँ पर बैठ के NTA को चलाता है, या मंत्री जी? भाई अल्टीमेटली, और जब कभी भी कोई बड़ी चीज़ होती है तो आदमी अपने सबसे बड़े लीडर की ओर देखता है। टीम इंडिया, हमारे एक शो का नाम खबरों के खिलाड़ी है, इसीलिए मैं टीम इंडिया से बताता हूँ। हमारी टीम इंडिया लगातार हारती थी। 2001 के आसपास में सौरव गांगुली कैप्टन बन के आए, वही टीम थी, वही लड़के थे। एक लीडर आया, उसने जीतने की आदत डाल दी, तो क्रेडिट गांगुली को गया। तो यहाँ पर जब ये व्यवस्था चल नहीं रही है, बार बार पेपर फेल हो मतलब लीक हो जा रहा है, चूक तो ओन करिए ना इसके लिए कि राहुल गांधी या किसी और को या व्यवस्था की और बाएं दाएं पकड़ने की जगह, एयरफोर्स से पेपर उतारने की जगह ओन करिए कि ये गलती हो गई। मैं मंत्री हूँ, ये मेरी जवाबदेही थी कि बिल्कुल क्लीन एग्ज़ाम होने चाहिए थे। बच्चे ही नहीं, बच्चे के साथ उनका परिवार, उनके एक्सटेंडेड फैमिली, हर कोई स्ट्रेस में। सोचिए जिन बच्चों ने 3 मई को पहली बार एग्जाम दिया, जिसका बहुत अच्छा पेपर गया, अब उसे पता है कि किस तारीख को दोबारा से देना, वो कितने स्ट्रेस में होगा। विश्वास आप कहाँ से पैदा करोगे कि आप और 21 दूसरी जून को बात, जो है 21 genuine जून को पेपर जो दे रहे हो। एग्जाम होगा, आप भी अंदेशे में रहोगे क्या वो तो नहीं दोबारा से लीक हो जाएगा। तो नंबर 1 ये है कि सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी ओन करिए। जिस जिम्मेदारी की बात है आगे बढ़ के कहिए ना कि मुझसे नहीं हो पाया,
मैं इस चीज़ का कप्तान था, इस जहाज़ का। जहाज़ ठीक से नहीं मुझसे चल पाया, जहाज़ में ये कमियां रह गई, ये गलती रह गई, और कोई बेहतर और कुशल नाविक आपको मिलता है, उसको इस पे बिठाइए। एक बार कहेंगे तो देखिए, ओन तो करिए रिस्पॉन्सिबिलिटी, लोगों को भी लगेगा नहीं। आप बाएं दाएं पॉलिटिकल एलिगेशन तो लगेंगे, पॉलिटिकल पार्टियों का काम है। आपका काम ये था कि बच्चों को स्ट्रेस नहीं हो, एग्जाम बिना किसी दिक्कत के होना चाहिए था, जो नहीं हुआ, तो इसको ओन करने में कोई दिक्कत नहीं है, नंबर 1। दूसरी बात जो अभी रामकृपाल सर कह रहे थे कैट और बाकी चीज़ों का, इस देश में सिर्फ नीट का ही एग्ज़ाम नहीं होता, यूपीएससी भी इम्तिहान लेती है, कैट का भी इम्तिहान होता है, इंजीनियरिंग का भी होता है। मैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज को हटा देता हूँ कि थोड़े अलग कैटेगरी में है। इसमें एक अर्थशास्त्र जुड़ा हुआ है। देखिए, मेडिकल में एक बच्चे को अगर आप प्राइवेट सीट पे पढ़ाते हैं, आप किसी से पूछिए, एमबीबीएस कराने का खर्चा 1 करोड़ से कम नहीं है, ठीक है। अगर उसने एमडी कर लिया तो 2 करोड़ और जोड़ दीजिए, 3 करोड़ रुपए का वो है। अगर उसके सीट वो सरकारी मिल जाती है तो वो करोड़ों की सीट आपके लाख में आ जाएगी, 2 लाख 4 लाख 5 लाख रुपए में आपके बच्चे की पढ़ाई हो जाएगी। वो गैप इतना ज़्यादा है कि आपको लगता है कि 20 लाख रुपए अगर मैं पेपर के लिए दे दूँ और मेरे बच्चे को टॉप इंस्टीट्यूट मिलता है, तो इंस्टीट्यूट तो मिलेगा ही टॉप, मेरे पैसे बच जाएंगे। इसीलिए हर कोई देखता है कि भाई एक सिक्योरिटी शॉर्टकट, प्लस इंजीनियरिंग में हमारे पास है, लेकिन इंजीनियरिंग में लगता है कि इंजीनियरिंग करने के बाद भी वो बच्चा अपनी दुकान, अपना क्लिनिक खोल के नहीं बैठ सकता, उसको नौकरी के बाजार में जाना पड़ेगा। तो इसीलिए उसमें इतना ज़्यादा ये फर्जीवाड़ा नहीं होता है, इसलिए आईटी के इम्तिहान भी हो जाते हैं रिलेटिवली, उसमें नहीं सुनने को आता है। मेडिकल में चूँकि लोगों को लगता है कि ये करियर सिक्योर्ड है, उस पर आप अपने बेसिस पे भी काम कर सकते हो, तो माँ बाप को भी लगता है इतना ज़्यादा पैसा खर्च करने की जगह अगर मुझे 30 लाख रुपया ही देना पड़ जाए तो मैं दे देता हूँ, मेरा बच्चा तो कम से कम सिक्योर्ड हो जाएगा। तो इस चीज़ को रोकने के लिए सबसे पहली बात तो ये है कि मंत्री महोदय जो भी इसके लिए समझे, उनको आगे आके पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी ओन कर की गलती हो गई, बताओ क्या है। और सिर्फ शिक्षा व्यवस्था, सिर्फ शिक्षा मंत्री की बात नहीं है, इतने सारे बच्चे मैं दिख रहा था कि प्रधानमंत्री जी की निगरानी है, गृह मंत्री जी देख रहे हैं, गृह सचिव देख रहे हैं, तो पहले तय तो करिए कि किसकी गलती से हुआ। आपके यहाँ भी टीम में कोई छोटी गलती कोई कर दे, ढूंढते हैं, पहले पता करते गलती किसने की, उसको सजा देना या माफ करना ऊपर वाले का अधिकार है। तो पहले वो तय करके बताइए तो सही कि ये तो करे पहले कि हाँ हमारी गलती थी, तो पहले जरूरत उसकी है। और इसमें मैं तो स्पष्ट तौर पे कहता हूँ, अगर शिक्षा मंत्री आप हैं तो आपको आके कहना चाहिए कि मेरी जिम्मेदारी थी, जो गड़बड़ हो गया मैं इसको ऑन करता हूं, मुझे करवाना चाहिए था, मुझसे नहीं हो पाया। विनोद सर, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान साहब कल कहते हैं कि थोड़ी गलती मेरी भी थी, मैं जिम्मेदारी देखता हूं, लेता हूं, हमने कमेटी बना दी, हमने तुरंत एक्शन लिया। मतलब सीबीआई 22 लाख बच्चों का एग्जाम कराना है, सीबीआई भी उसमें इन्वॉल्व हो गई, सुप्रीम कोर्ट भी उसमें इन्वॉल्व हो गई। अभी तक ये तय नहीं हो पाया कि उन लोगों का भविष्य जिनका खराब हुआ उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा। और धर्मेंद्र प्रधान साहब कहते हैं कि थोड़ी जिम्मेदारी तो मेरी भी। अभी मिहिर ने बहुत विस्तार से, बहुत अच्छी तरीके से बात कही है, और मैं इनकी बात की तायद करता हूँ कि जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी, और जिम्मेदारी लेने से खाली जमा खर्च से काम नहीं चलेगा, क्योंकि जिम्मेदारी तभी नीचे तक तय होगी जब ऊपर से जिम्मेदारी होगी। अब रेल दुर्घटना हुई तो शास्त्री जी थोड़ी ट्रेन चला रहे थे, ट्रेन तो ड्राइवर चला रहा था, हाँ, लेकिन जिम्मेदारी ली ना उन्होंने। आज तक लोग उदाहरण देते हैं शास्त्री जी का। माधवराव सिंधिया जब वो विमान दुर्घटना हुई थी, थोड़ी वो पायलट वो जहाज चला रहे थे, जहाज तो ये तकनीक खराब, लेकिन जिम्मेदारी ली उन्होंने। या इसके पहले भी तमाम शीर्ष स्तर पर इस तरह की घटनाएं हुई हैं तमाम सरकारों में, और उनकी जिम्मेदारियाँ ली गई हैं, और उसके नतीजे भी सामने आए हैं। अभी हम बात कर रहे थे कि हल कैसे हो, सामने यूपीएससी का उदाहरण है। यूपीएससी की व्यवस्था और एनटीए की व्यवस्था में जमीन आसमान का अंतर है। यूपीएससी पेपर लीक नहीं होता क्योंकि उन्होंने इतना फुल प्रूफ सिस्टम बना रखा। आज ही एक अखबार ने पूरा दोनों का एक तुलनात्मक अध्ययन दिया है बहुत बेहतर तरीके से, कि वो आप ही के देश का उदाहरण है भाई, आप करिए। इसके पहले जब ये नीट की परीक्षाएं जब डिसेंट्रलाइज थी, विकेंद्रित थी, जब राज्य सरकारें कराती थी, सीपीएमटी हमारे उत्तर प्रदेश में सीपीएमटी के नाम से होता था, अलग अलग राज्यों में होता था, कभी लीक नहीं होता था, और सबसे प्राइम एग्जाम माना जाता था। जो सीपीएमटी का इम्तहान पास करता था लड़का, वो चौड़ा होकर चलता था पूरे मोहल्ले में कि सीपीएमटी क्रैक किया इसने। क्यों? आईआईटी और सीपीएमटी, क्योंकि लेवल की परीक्षा थी, फुल प्रूफ इंतजाम था, और कभी कोई मैंने तो नहीं सुना कभी लीक होते हुए इस तरह का कि पेपर लीक हुआ हो। और वो तो मुझे लगता है कि, और ये लगातार आप देखिए इधर पिछले 15-20 साल से, 15 साल तो मान ही लीजिए, अब मैं किसी एक सरकार को दोष नहीं दे रहा हूँ, शिक्षा माफिया इतना ज़्यादा ताकतवर हो गया है, इतना ताकतवर हो गया है कि नीट की परीक्षा तो लीक होती है, इंजीनियरिंग की परीक्षाएं लीक होती हैं, पुलिस भर्ती की परीक्षा लीक होती है। अब सीबीएसई का गुलगपाड़ा देख लीजिए,
4 लाख बच्चे रिवेल्युएशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, यानी 25% बच्चे, 4 बच्चों में 1 बच्चा। और सिस्टम क्रैश हो गया, सिस्टम बच्चों ने क्रैश हो वो गया। जो है जितना रिवैल्यूएशन के लिए अब डाला। देखिए, हमने भी सीबीएसई किया है, जयदीप जी अटेम्प्ट हम लोगों ने सीबीएसई या किसी सरकारी बोर्ड से किया है, हाई स्कूल इंटरमीडिएट। तब तो मतलब रामगोपाल जी उत्तर प्रदेश बोर्ड से करके आए, मैंने भी इंटरमीडिएट उत्तर प्रदेश बोर्ड से किया है। कितना सख्त होता था इलाहाबाद, वो कभी मतलब जो है कल्पना नहीं हम लोग सोच सकते थे कि कहीं कोई क्रैक कर जाएगा। अब तो हाँ, लेकिन अब स्थितियाँ हैं कि जबकि जितना ज़्यादा फुल प्रूफ होना चाहिए, अब उतना ही ज़्यादा सेंध लग रही है और हर राज्य में लग रही है। कोई यार राज्य बचा लीजिए जिसमें जो है 93 पेपर लीक हो चुके हैं टोटल मिला करके, अगर आंकड़े देखें अब तक जो है। और पूरा सिस्टम जो है, अब मैं तो इसको विफलता मानूंगा सरकारों की, कोई भी सरकार हो, कि आपको सेना की जरूरत पड़ रही है। और भाई सेना तो सीमाओं की सुरक्षा के लिए है, सेना देश की सुरक्षा के लिए है, और जरूरत पड़ती है आंतरिक उसमें तो सेना का इस्तेमाल किया जाता है। एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, सेना के लिए आप एग्जाम लॉ एंड ऑर्डर के लिए, नक्सल को कुचलने के लिए सेना का इस्तेमाल नहीं किया गया। नक्सल का पूरा ऑपरेशन जो है, आखिर नक्सल मुक्त भारत का अभियान सफल हुआ, वो हमारी केंद्रीय सुरक्षा फोर्स और स्टेट राज्य पुलिस ने किया। सेना का इस्तेमाल नहीं किया, बहुत डिमांड होती थी। अब इसमें सेना का इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी आपने मान लिया कि हमारे बस का कुछ है ही नहीं। कल को अस्पताल नहीं चल पाएंगे तो सेना को सौंप दो, कल को ट्रांसपोर्ट जो है सेना को सौंप दो, रेलवे सेना को सौंप दो, एक्सीडेंट बहुत हो रहे हैं। ये क्या बात हुई भाई? तो फिर तो देशी सेना को सौंप दो, ये हो जाएगा। और ये कोई लोकतांत्रिक व्यवस्था थोड़ी है। सेना तो उसके लिए है। मुझे लगता है कि जिम्मेदारी लेनी चाहिए धर्मेंद्र प्रधान जी को, लेनी चाहिए और खुद उन्हें ऑफर करना चाहिए। वो प्रधानमंत्री जी का फैसला है, वो इस्तीफा लें न लें, लेकिन एक नैतिकता के आधार पर स्वयं उनको जो है टेंडर करना चाहिए कि मेरी जिम्मेदारी, मैं इसमें फेल हुआ और मैं अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करता हूँ। तो बाकी प्रधानमंत्री जी फैसला लेंगे, उनका प्रेरोगेटिव है। तो एक नज़ीर बनेगी और उसका मैसेज नीचे तक जाएगा। उसके बाद फिर जो बाबू बैठा है, जहाँ से लीक हुआ, वो तो सीबीआई का काम है, पकड़ेगी उनको और जब भी रामपाल जी कह रहे थे, सही कह रहे थे कि पिछले जो लीक हुए उनके जो दोषी अपराधी पकड़े गए थे, उनका हुआ क्या, कहाँ है? 24 वाले या दूसरे और जो पेपर लीक के लोग पकड़े गए हैं, कहीं कुछ पता नहीं लगता कि कहाँ चले गए। ये कोचिंग सेंटर्स, पूरे जो है कॉलेजेस के जो प्राइवेट जो वो हैं, ये सब इनका एक इतना बड़ा नेक्सस बन गया है कि ये सारे काम करते हैं। और उसके बाद बड़े बड़े इश्तहार छापे जाते हैं कि साहब हमारे यहाँ इतने टॉपर हैं, हमारे यहाँ इतने वो हैं। ये एक बड़ा रैकेट हो गया है और मुझे लगता है कि इसकी जिम्मेदारी केंद्र सरकार को अपने हाथ में लेकर के इसका फुल प्रूफ इंतजाम करना चाहिए। सर, 22 लाख नीट के बच्चे, 17 लाख सीबीएसई के बच्चे, आंकड़ा हो गया 40 लाख का। 40 लाख बच्चे प्लस उनके परिवार, मतलब माँ बाप भी, उनके भाई बहन भी, बाकी लोग भी। अब आप ये कहानी कहाँ जाके रुकेगी? सरकार बदल गई, 2011-12 में भी वैसे ही लीक हुआ, 2024 में भी वैसे ही लीक हुआ। हम सिर्फ इस बिंदु पर बात करें कि गलत हुआ, ये शायद सही नहीं होगा। मिहिर जी ने थोड़ा तो समाधान बताया। मैं चाहूँगी इस चिंता को इस प्लेटफॉर्म से जाए, हमारे वरिष्ठ पत्रकारों के पैनल की तरफ से जाए, और दूसरा थोड़े समाधान पर भी बात। ये बात वहीं जाकर रुकेगी जहाँ पर जनता भी सड़क पर आएगी। एक 40 लाख परिवारों की नहीं, पूरे देश के 120 करोड़ के भाग्य की बात है। बच्चे जो होते हैं वो देश के अगले नीति निर्माता होते हैं, अगले कर्णधार होते हैं। और वो बच्चे अगर इस तरह की सिस्टम से गुजर कर निकलेंगे तो उनमें किस तरह का फ्रस्ट्रेशन होगा, देश को लेकर, व्यवस्था को लेकर कैसा आक्रोश होगा। कई बच्चों ने आत्महत्या कर ली है। मैं आज की बात नहीं, हमेशा से कहता हूँ कि शिक्षा और स्वास्थ्य, इन दो मामलों में देश ने जो गलत नीतियाँ अपनाई हैं उसका परिणाम पूरा देश भुगत रहा है। शिक्षा और स्वास्थ्य में ऐसा लगता है कि पूरे देश को भूखे भेड़ियों के सामने डाल दिया गया है। सरकारी स्कूल पढ़ाते नहीं हैं और प्राइवेट स्कूल ऐसी फीस लेते हैं कि भरना मुश्किल हो जाए। अस्पतालों में मरीज को एक बिल्कुल जैसा कसाई बकरे को देखता है वैसा पेशेंट को देखा जाता है। सबसे पहले पूछते हैं आपकी पॉलिसी है कि नहीं, पॉलिसी होगी तो अलग बिल बनेगा। तो शिक्षा और स्वास्थ्य जो पिलर्स होते हैं, देश की नीतियों को निर्माण करते वक्त शिक्षा और स्वास्थ्य पर सर्वाधिक ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इन दोनों से ही देश का जो इंटरनल पूरा सिस्टम है वो चलेगा। बाहर सरहदों की रक्षा के लिए आप जिस तरह डिफेंस को देखते हैं, वैसे ही आपको अगर आज से आने वाले 100-200 सालों के लिए राष्ट्र को तैयार करना है तो सबसे पहले एजुकेशन पे फोकस करना पड़ेगा। और जो राष्ट्र अभी चल रहा है वो अच्छे से चले, उसके लिए स्वास्थ्य पे दोनों जगहों पर इतना बुरा हाल है कि हम कुछ कह नहीं सकते। और ये जो नीट का मामला है, ये पहली बार तो नहीं हुआ है। अभी जो अपराधी एक राजस्थान से पकड़ा गया है, इसके पहले उसके परिवार के 5 लोग नीट क्लियर करे हैं। क्यों, कैसे क्लियर करें? वो पर्चे लीक करा था तो उसने अपने घर परिवार के बच्चों को पर्चे दिए होंगे, तभी 5 बच्चे अचानक एक ही परिवार के नीट में। ये सब पहले क्यों नहीं रडार पे आया? और आते हुए भी उस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई? अच्छी बात है कि सरकार NEP लाई है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी,
क्योंकि एक पुरानी मैकॉली वाली ढर्रे वाली पद्धति जो थी उसको लेकर बहुत समय से चर्चा हो रही थी, उसको बदलने का प्रयास हुआ और वो बदलाव एक दिन में नहीं आएगा, कुछ वर्ष लग जाएंगे आने वाले, जिसमें इस नई शिक्षा पद्धति को अपनाया जाएगा और उसके प्रभाव दिखने लगेंगे। लेकिन हम जब शिक्षा पद्धति को बदल रहे हैं तो परीक्षा पद्धति को भी तो बदलना पड़ेगा। और परीक्षा पद्धति में इस तरह से सरेआम पर्चे लीक हो रहे हैं और पर्चे लीक करवाने वालों पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही, और उस लीक होने से जो बच्चे प्रभावित हो रहे हैं उनके भविष्य को लेकर कोई चिंता नहीं है। अभी बात हो रही थी कि उन्होंने कम से कम 2 साक्षात्कार सीधे मैंने ऐसे देखे हैं जहाँ धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि हाँ जिम्मेदारी है, मैं स्वीकार, तो सिर्फ जिम्मेदारी स्वीकार करने ना नहीं है ना, नजीर भी तो कायम करनी पड़ेगी। वही कह रही थी कि कम से कम आप बच्चों को भरोसा तो दिलाओ, कुछ तो वैसा करो। छोटे छोटे सरकारी दफ्तरों में भी नोटशीट जारी होती है, सस्पेंशन हो जाता है, बर्खास्त हो जाते हैं। यही हम शिक्षा प्रणाली की बात करें ना, बच्चे अगर कहीं रैगिंग में शामिल हों, चीटिंग में शामिल हों, मारपीट में शामिल हों, अनुशासनहीनता में शामिल हों, तो आप कॉलेज से उनको सस्पेंड कर देते हैं, रजिस्ट्रेट या उनकी कैरेक्टर सर्टिफिकेट खराब कर देते हैं। वो जवाबदेही मंत्रियों के स्तर पर क्यों नहीं है? आप जो मंत्री इस प्रणाली के लिए जिम्मेदार है उसने नीचे तो ये प्रणाली बना रखी है कि कॉलेज का जो प्रिंसिपल है वो बच्चे को सस्पेंड करता है, रजिस्ट्रेट करता है, बच्चे के पूरा करियर खराब हो जाता है अगर वो किसी भी गलत कार्रवाई में लिप्त हो तो ये इस तरह का कड़ा अनुशासन ऊपर तक क्यों नहीं फ्लो होता है? ये जिम्मेदारी और ये पूरा जो प्रक्रिया है ये हर स्तर पर होगी तभी अनुशासन देश में आएगा ना। विदेशों में सरकारी स्कूल इस तरह के हैं कि उसमें एडमिशन के लिए लाइनें लग जाती है और एडमिशन लेना आसान नहीं है। आपकी परिधि के 2-2.5 किलोमीटर से बाहर स्कूल नहीं होना चाहिए। ये तमाशा बना रखा है पूरी शिक्षा व्यवस्था को। बच्चे 1-1, 1.5 घंटे बस में बैठकर स्कूल जाते हैं, बड़ी मुश्किल से मेहनत से पढ़ाई करते हैं, 11-12 घंटा उसमें दे रहे हैं, कोचिंग अलग जा रहे हैं, कोचिंग सेंटरों का एक अलग धंधा चल रहा है, और उसके बाद जब वो परीक्षा का पेपर आता है वही लीक हो जा रहा है, करवा दे रहे हो। मतलब ये कोई बहुत हल्की बात नहीं है। ये मैं कह रहा हूं 40 लाख की बात ही नहीं है, पूरे देश के 120-130 करोड़ की जनता की बात है। देश के अगले 100 सालों के भविष्य को तय करने की बात है। इस कचरा व्यापम का घोटाला होता है, ऐसे डॉक्टर समाज में आ जाते हैं जिनको पता ही नहीं है और वो व्यापम घोटाले से आ गए भर्ती होकर, आरक्षक भर्ती हो गए घोटालों से। तो कह रहे थे पहले स्टेट पीएमटी होती थी और सीपीएमटी सेंट्रल पीएमटी होती थी। मैंने तो स्टेट की पीएमटीज अलग होती थी और सेंट्रल सीपीएमटी होती थी, जिसको ज्यादा कठिन माना जाता क्योंकि माना जाता स्टेट पीएमटी फिर भी आसान होगी यार। लेकिन पेपर लीक वीक का मामला तब भी नहीं था, हम लोगों ने भी तो उस तरह के हाँ, कभी रात को कोई खबर आ जाती थी कि गेस्ट पेपर आ गया है, इंपॉर्टेंट पेपर आ गया है, तो हर ही बच्चा सोचता था अरे इंपॉर्टेंट पहले कर लो। वो तो हर आदमी सोचता है कि मैंने जो पढ़ा है उसके अलावा ये भी पढ़ लो, छूट ना जाए। लेकिन ऐसा नहीं होता था कि जस का तस पेपर ही आ गया। पहले रोक लगती थी नकल पे, अब तो नकल वकल का मामला ही नहीं रह गया ना। पेपर ही लीक हो रहा है तो नकल का क्या मामला रह गया? तो जो सड़ांध शिक्षा पद्धति में आ गई है वो देश को सड़ा रही है। हम कैंसर से जूझते हैं ना स्वास्थ्य के मामले में, तो ये वो कैंसर है जो पूरे देश को खा रहा है, और इस कैंसर का इलाज नहीं किया है तो फिर देश आगे इससे भी बुरी तरह सड़ेगा। आप कितनी भी नई शिक्षा पद्धति ले आइए, शिक्षा पद्धति बहुत बढ़िया और परीक्षा पद्धति सड़ी हुई है, तो इसका मतलब जो बच्चा ईमानदारी से पढ़ाई कर रहा है और सोच रहा है मैं अपनी पढ़ाई के दम पे 90% लाऊंगा, और एक बच्चा पेपर लीक के माध्यम से 95 ले आ रहा है, तो आपने तो पूरी न्यूट्रलाइज कर दिया ना उसके एफर्ट को। ये बहुत गंभीर मामला है। अब सीबीएसई के आपने बच्चे जोड़े हैं, उसमें सीबीएसई में क्या हुआ है? जिसको जेईई में 94% आया है उसको सीबीएसई की 12वीं परीक्षा में 70% आ रहा है। नहीं बेचारा फ्रस्ट्रेट होगा तो क्या करेगा? एडमिशंस नहीं हो पा रहे हैं बच्चों के, पता ही नहीं है उन्हें क्या करें। कॉपियां मिसमैच हो रही हैं, स्कैनिंग करके कॉपियां सही नहीं आ पा रही है, स्कैनिंग का और सीबीएसई में होना बहुत खराब, क्योंकि सीबीएसई पे इस तरह की उंगलियां नहीं उठी है। ये नीट की परीक्षा में और एनटीए की पूरी सिस्टम पर सही कहा विनोद जी, इसी देश में एनटीए भी है, इसी देश में यूपीएससी भी है, इसी देश में आईआईएम के इम्तिहान भी होते हैं, उनमें तो नहीं हो रहा है, कॉमन एडमिशन टेस्ट में नहीं हो रहा है। तो एक ही देश में 2 तरह की प्रणाली है, इसलिए कि जो एनटीए चलाने वाले लोग हैं उनका स्वार्थ जुड़े हुए, एनटीए के अंदर के लोग भी शामिल हैं, उनकी गिरफ्तारियां हो रही है ना। इसका मतलब ये रैकेट बहुत बड़ा है। 24 में पेपर लीक हो गया, वो भी सरकार के लिए अच्छा नहीं था। ओवरऑल सवाल ही सवाल उठे, हम लोग आज भी चर्चा कर रहे हैं। उसके बाद अभी थोड़े दिन पहले यूजीसी में को लेकर हुआ, जाति और बाकी चीज़ों के लिए, वो भी सरकार के लिए सूटेबल नहीं था, उसमें फजीवती कोर्ट ने रोक लगा दिया। उसके बाद अभी ये नीट वाला मामला चल रहा है, और इस बीच में एक और मामला हुआ है, मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं है। वो क्या है कि इस पूरे हिंदुस्तान में जितने भी स्कूल्स हैं 12th तक के, उसमें क्या क्या है, सरकार ने ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत एक गाइडलाइन जारी की है इसी महीने मई में, जिसमें यह है कि स्कूल मॉनिटरिंग काउंसिल SMCs बनेंगे, और स्कूल को चलाने के लिए जो काउंसिल बनेगा उसमें से 75% जो लोग होंगे वो पेरेंट्स होंगे। बचे हुए जो 25% लोग हैं उसमें शिक्षाविद हो गए, आशा वर्कर हो गए, सब्जेक्ट एक्सपर्ट हो गए, ये तमाम लोग होंगे। तो जो प्राइवेट स्कूल चलाने वाले कई लोगों का कहना ये था कि फिर हम क्या चैरिटी करने के लिए बैठे हैं क्या?
अगर मैं स्कूल खोल के स्कूल चला रहा हूँ तो स्कूल चला रहा हूँ तो प्रॉफिट के लिए चला रहा हूँ, कोई समाज सेवा के लिए तो है नहीं। थोड़े बच्चे भी पढ़ लेंगे लेकिन मुझे पैसे भी चाहिए। अब मेरा स्कूल मैं नहीं चलाऊंगा, पेरेंट्स चलाएंगे, तो फिर क्या होगा? उसको लेकर भी सुगबुगाहट थी, विरोध थे, शायद सरकार उस पर पुनर्विचार कर रही है। तो मेरा सवाल ये आ रहा है कि पिछले 4-5 सालों में देखिए तो जो धर्मेंद्र प्रधान जी के नेतृत्व में जो फैसले लिए गए उन सारे फैसलों पे सवाल है और वो सरकार को डिस्कम्फर्ट में लाने वाली चीजें हैं। तो फिर ऐसा क्या है कि उनके जो बॉस हैं मोदी जी, वो इस पे, या हमारे प्रधानमंत्री पूरे देश की भलाई के लिए सोचते हैं, वो इस पर कुछ फैसला नहीं ले रहे, कुछ ऐसी बात नहीं बता रहे, कुछ आगे का नहीं देख रहे कि अगर इतने सारे सवाल एक लीडर के नेतृत्व में हो रहा है तो उसको रिप्लेस करके किसी और को क्यों ना दे के देखा जाए कि ये चीजें रुक सकते हैं या नहीं। सॉल्यूशन होगा कि नहीं मुझे नहीं पता, बट मैसेज जा सकता है। जी बिल्कुल। ये इतना बड़ा विषय है, इतना चिंता का विषय है, इसलिए शायद हम इस तरीके से विमर्श भी कर रहे हैं। जैसा कि मैंने शुरुआत में भी कहा था कि इस पर जमकर सियासत भी हो रही है, विपक्ष इस मुद्दे को हाथों हाथ भी उठा रहा है। अब थोड़ा इस पर भी चर्चा कर लेते हैं कि क्या सिर्फ इस्तीफा ही समाधान होगा? क्या विपक्ष इस मुद्दे को उस तरीके से उठा रही है जिस तरीके से उसे उठाना चाहिए? पीयूष सर, राहुल गांधी कह रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे दे, इतना ही काफी है? इतना बड़ा मुद्दा था, क्या राहुल गांधी या विपक्ष और दूसरे नेताओं को बैठ नहीं जाना चाहिए सड़क पे कि भाई पहले एक्शन लो तब उसके बाद काम होगा? आप वो एसी ऑफिस में बैठ के सिर्फ कह रहे हो इस्तीफा दो इस्तीफा दो, इतना से चलेगा क्या? नहीं, देखिए इस तरह से तो नहीं चलेगा क्योंकि पूरी व्यवस्था सड़ चुकी है और उसको बदलने की लेकिन जिम्मेदारी किसी की तो तय होगी ना। और जो सीधे सीधे उसके बैठा हुआ है वहाँ पे मंत्रालय पे, तो उसकी जिम्मेदारी होगी उस पर लगातार अगर इस तरह की चीज़ें होंगी। देखिए ये नहीं है, आप राहुल गांधी ने कहा ठीक है वो एलओपी है, और लेकिन कांग्रेस के जो भी स्टूडेंट विंग है आपका एनएसयूआई लगातार इस मुद्दे को लेके सड़कों पे है, वो प्रेशर बना रही है पूरा। और इसीलिए कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि सरकार भी दबाव महसूस कर रही है और राहुल गांधी लगातार इस बात को कह रहे हैं कि आप तो देखिए रिजिग्नेशन हर कोई मांग रहा है, वो पेरेंट्स मांग रहे हैं जिनके बच्चे को भविष्य जो अंधेरे में चला गया है, वो स्टूडेंट मांग रहे हैं जो अधर में लटका उनका भविष्य लटका हुआ है, हर कोई चाह रहा है। क्योंकि ठीक है हमने एक बार माफ़ किया आपको, हमने कहा चलिए गलती हुई सिस्टम में कोई है आप इसको सुधारेंगे, फिर भी आप नहीं, उसको आप ओन नहीं कर रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान जी का स्टेटमेंट देखिए, पार्लियामेंट में भी देखिए, पिछले साल की बात है, राहुल गांधी जब ये बात कह रहे थे लगातार, तो वो उनको जो है कि ऐसा कह रहे थे कि ये तो कुछ जानते नहीं है, ये क्या बात करते हैं। उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि थूक के चले जाते हैं, वहाँ इधर उधर निकल जाते हैं वो। तो फिर आप जाके उन्होंने ओन किया पार्शली मेरी भी जिम्मेदारी है, क्योंकि ये प्रेशर जो लगातार बन रहा है, जो चीज़ें सामने आ रही हैं, तो देखिए वो तो पूरा एक कोऑर्डिनेटेड बनेगा, लेकिन ओवेशन को उठाना चाहिए, उठा भी रहा है। कम से कम कांग्रेस इसमें पहल कर रही है, उसने एनएसयूआई लगातार सड़कों पे है, हर जगह पूरे देश में सड़कों पे है नीट को लेके, मामले को लेके, और राहुल गांधी लगातार वो बात कह रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अपोजिशन अपना रोल कर रहा है, लेकिन इसमें बड़ा रोल सरकार का है, क्योंकि पूरी व्यवस्था सरकार चला रही है और जो शिक्षा मंत्री है उसकी जिम्मेदारी बनती है। अभी विनोद जी ने कहा है आपको एक नैतिकता तो अपनानी पड़ेगी, जैसे शास्त्री जी का उदाहरण दिया उन्होंने, वो नैतिकता आपको निभानी ही पड़ेगी, तब एक मैसेज जाएगा कि हाँ ये सरकार जिम्मेदार है, ये सरकार हमारे बारे में सोचती है, इस व्यवस्था को ठीक करना जानती है। अगर कोई नहीं चला पा रहा है तो करे कोई भी गड़बड़ी, लेकिन उसने क्यों नहीं वहाँ चेक किया, क्यों ऐसा हो पाया, क्योंकि उसके अंडर में चल रहा है ना पूरा सिस्टम, तो उसको ये जिम्मेदारी। तो मुझे लगता है कि डिमांड लेजिटिमेट है, क्योंकि बहुत बार इस तरह एक घटना होती तो चलो कोई बात नहीं है, लगातार इस तरह की 2024 में आया, उसके पहले तमाम एग्जामिनेशन हो रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, उसमें तमाम घटनाएं रोज हो रही। कानपुर में हुआ था, अभी लखनऊ में हुआ था, अभी कल की बात है इलाहाबाद में हुआ है इस तरह से, उसमें डंडे आप बरसाते हैं। आप अभ्यर्थी ज़्यादा अभ्यर्थियों को बुला रहे हैं, उनको आपने एडमिट कार्ड इशू कर दिया, जगह है नहीं वहाँ पे, आपको करना नहीं, 200 की जगह आपने 400 को बुला लिया, फिर कह रहे हैं आप बाहर जाओ वापस जाओ। बताइए इस गर्मी में लोग पहुँच रहे, मतलब ये क्या व्यवस्था है, मतलब आप क्या कहेंगे इसके लिए, कौन लोग हैं जो चला रहे हैं, जो लोग कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से शिक्षा मंत्री की जिम्मेदारी बनती है, उनको इस्तीफा देने से देखिए एक मैसेज जाएगा कि हाँ सरकार वाकई, भाई अपनी गलती स्वीकार कीजिए, आप गलती स्वीकार करने में कोई गड़बड़ी नहीं है, ये आपकी, ये बल्कि आपकी जिम्मेदारी होती है कि हाँ ठीक है साहब गड़बड़ी हुई है, मैं नैतिक रूप से जिम्मेदार मानता हूँ, हम इसको बेहतर बनाएंगे। तो वो एक पॉजिटिव मैसेज आएगा, हाँ सरकार वाकई सेंसिटिव है और ये कुछ करना चाहती है। बच्चों में थोड़ा सा भरोसा भी जाएगा। सर, विपक्ष के लिए, राहुल गांधी के लिए ये छात्रों का हित दिख रहा है या राजनीतिक हथियार बन गया है? जो स्थिति हमारे देश की है, हम लोगों ने अपने छात्र जीवन में शिक्षा का संबंध डिग्री से अलग हटाओ,
ये बहुत बड़ा आंदोलन किया, लिखा, पत्र लिखवाया, सारे देखोगे कि डिग्री सबसे बड़ी समस्या हमारे देश की हुई है, उसके लिए कुछ भी कोई करने को तैयार है। एक दूसरा सिस्टम क्रिएट करो। जहां तक शिक्षा व्यवस्था का सवाल है, हमारी संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था ऐसे सरे हुई परीक्षा प्रणाली पर आधारित रहा है जिसमें आप पूरी जिंदगी पढ़ लीजिए, मान लीजिए पूरी किताब पढ़ लिया, आपने 10 क्वेश्चन नहीं पढ़े, वही 10 क्वेश्चन एग्जाम में आगे आप कर गए, तो अब किसी ढंग से परीक्षा पास करना है। एक मिहिर जी ने बता दिया कि भाई 1 करोड़ अगर लग रहा है तो 20-25 लाख लग जाए, 10 लाख लग जाए, वो कर रहे हैं। तो सवाल है कि इससे कैसे बाहर निकाला। जो नई शिक्षा नीति बनी अभी तो लागू ही नहीं हो रहा है। अब नई शिक्षा नीति को लिखेंगे तो उसके बाद धीरे 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 इस एग्जाम व्यवस्था की आवश्यकता नहीं रहेगी। छात्र की अपनी जो नेचुरल प्रतिभा है उससे आधार पर वो विकसित करेंगे। ये व्यवस्था साल भर में, 6 सुनिए, महीने में नहीं आपने लागू मेरे होगी। से प्रश्न क्या ये सुनिए कम से कम 10 साल मैं उस पर लगेंगे उस पे। देखिए उस पर मैं स्पष्ट बोल दूं कि इस समय जितने लोग बता रहे हैं ना, किसी के त्याग पत्र से जाने से अगर हो जाता ना समस्या तो बहुत पहले चीजों का समाधान हो जाता। मैं यहाँ कुछ नहीं बोलूंगा, बहुत सारे एग्जाम का नाम लिया जा रहा है कि उनका क्यों नहीं होता। हम कैसे जानते हैं कि उनका नहीं होता है? सवाल तो ये है, ये गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए हमको। मैं तो रेलवे का एग्जाम देने गया एक समय, हमको भी नौकरी करने कुछ समय परेशानी पैदा हो गई, हमको देखते हैं करके। मैंने देखा उड़ीसा के भुवनेश्वर में सेंटर था, सब आराम से लोग, हम तो बाहर से गए थे, वहां जो लोग थे रेलवे के सब लिखवा रहे हैं, सब निकला हुआ है। पूरा रेलवे की परीक्षा जो हम लोगों के समय होती है, अगर मैं झूठ बोला होता रेलवे का क्वेश्चन बाहर आता था, परीक्षा देने वाले हम लोगों ने देखा बाहर बैठ के लिखते थे। और नहीं हुआ तो आप पैरवी में जाइए, जो चीफ के अफसर होते थे वो पैसा लेते थे, बताते कि फलाने के पास तुम्हारी कॉपी होगी, और वो इसमें मैंने छानबीन कर देखा हम लोग। इसी पर तो सवाल यही कह रहा हूं ना, मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं कुछ भी बोल सकता हूं। मैं जिम्मेवारी पूर्वक इतना ही कह सकता हूं कि ये एक कठिन समय है, परीक्षा प्रणाली में व्यापक सुधार की आवश्यकता है। आप फौज लगा देंगे तो कौन कहां निकल जाएगा आपका कोई ठीक नहीं है। इसलिए मैं इसके पक्ष में नहीं हूं, कोई गिरफ्तारी दे दे। अब राहुल गांधी, सुनिए, मैं ये सब इस विषय पर बोलना नहीं चाहता हूं। बोलने के लिए नैतिक बल चाहिए ना भाई, आपके कारण ही तो शुरू हुआ आपकी सरकार में। और जो व्यक्ति हेराल्ड के भ्रष्टाचार में है, जिसकी सब प्रॉपर्टी वहां कन्फिस्केटेड हो चुकी है, जो जमानत पर है, अगर वो बोलेगा कि प्राइम मिनिस्टर रिजाइन दे दे तो उसका क्या असर पड़ेगा? नैतिक बल चाहिए ना, राजनीति में नैतिक बल वाले लोगों की कमी हो गई है। उसी प्रकार से इस देश में अब राधा कृष्णन से ज्यादा नैतिक आदमी क्या सुप्रीम कोर्ट ने कल कहा। इसका मतलब आपने जो सिफारिश की थी उसमें 2 से फिर से विचार करिए और क्या होना चाहिए, तब उसके बाद फैसला देंगे। तो ये मतलब जो भयानक परिस्थिति है शिक्षा व्यवस्था, देखिए शिक्षा का मतलब होता है, जैसे गांधी जी ने कहा, महर्षि अरविंद ने कहा कि शिक्षा का मतलब है कि मनुष्य अपनी फर्ज अदायगी को जाने, इतना ही के लिए शिक्षा चाहिए। ये जो हमने डिग्री का ये वेस्टर्न मॉडल ऑफ जो पूरा एजुकेशन है हमारा, ये मनुष्य को नेचुरलिटी से दूर कर उसको ऐसे किताबी कीड़ा में बनाती है। ये परीक्षा पूरा सिस्टम में बदलाव की जरूरत है। नई शिक्षा प्रणाली सोचा, लेकिन अब वो 20 साल लगेगा उसको लागू होने में। उसका एक व्यापक कॉम्प्रिहेंसिव निदान करना पड़ेगा। एक तात्कालिक होता है, एक दूरगामी कॉम्प्रिहेंसिव होता है। किसी का जाना आना इसमें कोई मायने नहीं रखता है। उससे किसी का मैसेज चले जाए, माफिया छोड़ देंगे क्या? नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद से त्याग पद दे देते, तो संजीव मुखिया अपना काम छोड़ देता क्या? नहीं छोड़ता। तो वो इशू नहीं है हमारे लिए। रामकृपाल सर, क्या ऐसा लग रहा है, मतलब हम इस विषय पर जानबूझकर विमर्श करने की कोशिश कर रहे हैं कि हो सकता हो यहाँ से भी कुछ छन के चीज़ें निकलें जिससे कि इस व्यवस्था में थोड़ी सी कहीं हम बूंद भर का सहयोग कर पाएँ। क्या ऐसा नहीं लगता कि इसका विपक्ष मुद्दा उठाकर इसको शोर शराबा करके इससे ज़्यादा अच्छा है कि सब मिल बैठकर उन छात्रों के भविष्य के बारे में सोचें? इसका तमाशा बनाना कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें, प्रधानमंत्री फेल्योर हैं, ये सारी कहानी अगर आ रही, इससे अच्छा है कि सब एक साथ बैठें, एक समिति बने, एक हार्ड लाइन ली जाए कि भाई किसी भी बच्चे का भविष्य ऐसे नहीं खराब होगा। 40 लाख बच्चे, सोचिए। समस्या को पूरी तरह से, जो कल सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है कि जो जिम्मेदार है उसको सामने लाओ, मैं समझता हूँ ये सबसे अच्छी चीज़ है। और जब तक वो सामने नहीं आता है तब तक कोई स्पेकुलेटिव हो करके, और ठीक है, ये तो मैं पहले ही कह चुका हूँ कि कोई भी समाज में गड़बड़ी है तो जो व्यवस्था है, जो सत्ता है, उस पर उंगली उठेगी ही। लेकिन एक चीज़ मैं पूछ रहा हूँ, आप बताइए, शिक्षा स्टेट सब्जेक्ट है, पूरे महाराष्ट्र में करीब करीब सारे मेडिकल कॉलेज नेताओं के, पूरे कर्नाटक में नेताओं के हैं, उत्तर प्रदेश में मैं जानता हूँ नाम
किसके किसके हैं मेडिकल है, और सब जानते हैं कितने पैसे दे करके वहाँ एडमिशन होता है। डोनेशन क्या लिया जाता है। अब आप अगर इतने सालों से, मैं किसी एक व्यवस्था की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी एक सत्ता की, सारी पार्टियां अगर ये जान रही हैं कि ये समाज में कोढ़ है, तो क्या ऐसे कम से कम कोढ़ पर सर्वदलीय बैठक नहीं हो सकती? वही मैं कह रही हूँ। दूसरी चीज मैं जिस पे बात करके आ रहा हूँ, मैंने हम एक ही चीज पूछी थी, नकली दवा से अभी भोपाल में कहाँ 10 महिलाएं मर गई हैं, इंजेक्शन गलत। अब बताइए, ये क्राइम, किसी व्यक्ति की अगर हत्या कर दीजिए तो आपको कैपिटल पनिशमेंट है, लेकिन एक बंदा हजारों बच्चों की हत्या कर रहा है मिलावट पर, वही सरकारें हैं। या तो जो हम कह रहे हैं वो झूठ है, और अगर ये सच है तो इस देश में क्यों नहीं कुछ मिनिमम पॉइंट्स पर आप लोग आते, और जैसे ही होता है ना कि जरा सा भी आपने पनिशमेंट वो ज़्यादा किया, अरे डेमोक्रेसी है, फलाना है, ढकाना है। बहुत कई बार क्या होता है, समाज की सच्चाई से अलग हट करके हर व्यक्ति दो होता है। किसी पॉलिटिशियन से अकेले में बात कीजिए तो कहेगा कि ये जो सोशल क्राइम है अमेरिका में, फूड एडल्ट्रेशन, अगर वो तो छोड़ दीजिए, अगर कोई पैकेट एक्सपायरी डेट का मिल गया और किसी ने शिकायत कर दी, हमेशा के लिए उस दुकान का लाइसेंस खत्म हो जाएगा, चाहे कुछ भी कर लीजिए। तो मैं केवल एक उदाहरण कर रहा हूँ कि जितनी चीज़ें, और पैसे वाली बात तो आप जानती ही हैं, सब एक लालच है। और हमेशा जानिए, ऐसे कुरीतियाँ ज़्यादा बढ़ती हैं, ऐसे अपराध ज़्यादा होते हैं जिसमें लोगों को लगता है कि ईजिली हम इससे निकल जाएंगे। सिंपल, अगर आप एक डेटरेंट ये शुरू कर दें कि जो भी बंदा होगा उसको कैपिटल पनिशमेंट दिया जाएगा, क्योंकि एक व्यक्ति के पर हिंसा करना की तुलना में लाखों लोगों को उनका करियर बर्बाद करना उस एक कैपिटल पनिशमेंट से, हत्या से ज़्यादा बड़ा गुनाह है। सवाल इस बात का है कि कम से कम, और स्टेट सब्जेक्ट है, आप जान रही हैं ना, जितने मेडिकल कॉलेज महाराष्ट्र में खुले हैं उनके नाम भी हैं, वो खुद पॉलिटिशियन हैं। जितने कर्नाटक में खुले हुए हैं सबको पता है क्या है। अभी आपने देखा था मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने एक जो शुरू किया था, उसमें होता है कि किसी भी कॉलेज में आप जाएंगे, पूरी एक टीम जाती है, और ये पेपर में आया था, याद होगा आपको, देसाई जिसके चेयरमैन थे, उसको लेकर कंट्रोवर्सी भी उठी थी बहुत। मेरे ही एक परिचित, मैं तो बहुत बड़े डॉक्टर हैं, डॉक्टर सरीन कमेटी के वो बने हुए थे। अंत में उनको किसी तरह करके धक्का मार के हटा दिया गया। एक ऐसे कॉलेज में जहाँ पे एक दिन के लिए डॉक्टर हायर किए जाते थे, एक डॉक्टर नहीं है, पूरा कपड़ा वपड़ा पहन के आया हुआ है सब पहले, और ये सब काउंसिल की मिली भगत से होता था। आप जाकर के देख लीजिए कि उन मेडिकल कॉलेजों की क्या हालत है और बाकी जो जिस तरह का है। तो मेरा ये कहना है कि कम से कम जो सामाजिक बुराइयां हैं, जो इस तरह के अपराध हैं, उन पर सर्वदलीय बैठक हो करके ये तय करना चाहिए कि भाई नहीं, अब वो वक्त चला गया है। आजकल का जो ये अपराध है, ये किसी व्यक्तिगत हत्या से बड़ी चीज़ है। तो ये मैं तो यही कह रहा हूँ कि यही होना चाहिए, सॉल्यूशन निकालिए। मीर सर, विपक्ष के कुछ नेताओं ने एक बात कही कि धर्मेंद्र प्रधान को इसलिए नहीं हटाया जा रहा है क्योंकि सामने वो हैं, तो जब तक वो सामने रहेंगे तो सारे तीर उनके तरफ आते रहेंगे, वो अगर हटे तो तीर। नहीं, देखिए, इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ। शिक्षा मंत्री इसीलिए कहते हैं, और प्रधानमंत्री की तरफ अगर वो चाहते कि धर्मेंद्र प्रधान हट जाएंगे तो मोदी जी, वैसे कोई बात नहीं है। प्रधानमंत्री का काम अलग है, प्रधानमंत्री के पास देखने के लिए उन्होंने अपने छोटे छोटे शिक्षा का काम इनको दे रखा है। अभी एक ये बहुत अच्छी बात कह रहे थे, शिक्षा का काम है कि आपका फ़र्ज जो है उसका निर्वहन आप कैसे करेंगे, इसका सही बोध दिलाना असली शिक्षा का काम है। तो वो शिक्षा मंत्री हैं, इसीलिए उनसे सवाल पूछा जा रहा है। वो उस कुर्सी पे है जिसकी जिम्मेदारी थी, इसलिए पूछा जा रहा है। और कोई अगर ये कह रहा है, विपक्ष को तो देखिए इसमें सिंपल सी बात है, विपक्ष के पैदा किया हुआ ये कोई मुद्दा नहीं है। ये एक ऐसा है कि उनको आपके लिए फुल टॉस की तरह आ गया है।
बच्चों की, लोगों की दिक्कत है, उस पर सवाल जवाब हो रहे हैं, लोग रोड पे हैं, तो वो उसको भुनाने की पूरी कोशिश करेंगे। इसीलिए वो राजनीति है, उसको आप इससे हटा सर दीजिए। मैं इसलिए भी कहना चाह रही हूँ कि विपक्ष इस मुद्दे को वैसे क्यों नहीं, आप क्यों नहीं प्रेशराइज कर रहे हो सरकार को कि वो इतना जो है इतना आपके उसमें आ जाए? तो ये तो उनका काम है, वो तुरंत करें ना। अगर आप विपक्ष में बैठे हुए हैं, हम और आप एक पेरेंट के तौर पे बच्चों की तरफ से सरकार के सिस्टम में, जो पत्रकार होने के नाते आपका काम है कि आप बताएंगे कि ये गलती है, इसको फिक्स किया जाना चाहिए, कैसे किया जाना चाहिए, वो सत्ता में बैठे लोग जाने। विपक्ष को अगर लगता है ये मुद्दा इतना ज़्यादा है तो उनका काम है, आप जाइए रोड पे आंदोलन करिए, आप जाइए जनता की आवाज़ बनिए, आप जाइए, आपके साथ साथ देश भर में लोग आए और इस तरह का प्रेशर दबाव दें कि आप जो चाहते हैं वहाँ तक है, प्रधानमंत्री जी आके आपको बोले, वो उनका काम है, उनका काम उनको करने दीजिए, वो राजनीति है। हमारी और आपके बहस का बस ये था कि चूंकि लाखों बच्चों का सवाल है, 40 लाख बच्चे, 22 लाख बच्चे अगर इस तरह से हैं, उनके साथ उनके परिवार जुड़े हुए हैं, और जो इस बार हुआ ये आगे नहीं हो, क्योंकि इस बार तो जो होना था वो हो चुका है। तो इसके लिए आपको अपने ही देश में जो अलग अलग, जैसे यूपीएससी की बात हो रही थी, कैट की बात हो रही, आईटी की एग्ज़ाम, आप उन मॉडलों को देखो ना कि किस तरह से एग्ज़ाम करने से वो एग्ज़ाम की व्यवस्था, वैसे अवधेश जी उस पर भी सवाल उठा रहे थे कि क्या पता होता है, हमें मालूम नहीं है, तो उस तरह की व्यवस्था में जो बेस्ट हो सकता है उसी सिस्टम का एडेप्टेशन आप अपने लिए कर लीजिए। और मंत्री जी से इसलिए बार बार सवाल किया जा रहा है क्योंकि उनकी जिम्मेदारी है, वो उसे भाग नहीं सकते, इसलिए पूछा जा रहा है। अगर आप जो कह रहे थे ना अभी विनोद जी कि उनको इस्तीफा टेंडर करना चाहिए, ये प्रधानमंत्री पर डिपेंड करेगा कि वो क्या फैसला लेंगे, तो लगता है कि बड़प्पन आपने दिखाया। चूँकि उन्होंने ऐसा नहीं किया तो इसलिए लोग सवाल पूछ रहे, क्योंकि उस कुर्सी पे नहीं होते तो उनसे नहीं पूछा, कोई नहीं पूछता। विनोद सर, विपक्ष इस मुद्दे को कैसे उठाए कि सरकार पर थोड़ा और प्रेशर आए ताकि अगली बार इस तरीके की चीज़ें ना हो? और दूसरा, धर्मेंद्र प्रधान की माफ़ी का क्या किया जाए, क्या करें हम उस माफ़ी का कि आप 15 दिन बाद जो है वो कहते हैं हाँ मेरी भी जिम्मेदारी है, मैं माफ़ी मांगता हूँ? देखिए, विपक्ष तो मुद्दे को उठा ही रहा है और खासकर कांग्रेस उठा रही है। राहुल गांधी सबसे ज़्यादा उठा रहे हैं, वो तो पीड़ित परिवारों से मिल भी रहे हैं, राजस्थान भी गए और अभी स्टूडेंट से भी मिले हैं, बहुत सारे वीडियोस, बच्चों से भी वो मिले हैं, बच्चों से भी मिले हैं। बच्चे कह रहे हैं 21 जून को पेपर है, तो सीबीएसई के पीड़ित, वो दोनों मुद्दे उठा रहे हैं। सीबीएसई के पीड़ित बच्चों से भी मिले हैं। सीबीएसई का हम लोग चर्चा नहीं कर रहे हैं, वो भी उतना ही गंभीर मामला है जितना नीट का है, क्योंकि बच्चों की कॉपियां तक बदल गई हैं। उसमें तो फ्रंट पेज है, अंदर कुछ है, वो तो बहुत ही गड़बड़ झाला है, वो भी बराबर गंभीरता का मामला है। और उसमें भी जो ओएसएम की जो पद्धति है उस पर सवाल है कि जिस कंपनी को आपने दिया ऑलरेडी ब्लैक लिस्टेड है तेलंगाना में, उसको लेके धर्मेंद्र प्रधान जो है डिफेंसिव हो गए थे। तो मेरा ही कहने का मतलब है कि विपक्ष तो उठा रहा है, विपक्ष को और पुरजोर तरीके से उठाना चाहिए। आप सही कह रही हैं कि कांग्रेस के अलावा दूसरे दलों को भी इसमें आना चाहिए, इसमें लेफ्ट पार्टीज को भी आना चाहिए, समाजवादी पार्टी, आरजेडी, ये दूसरे दल उनको भी आना चाहिए। और अभी तक सड़क पर जो है वो कांग्रेस के ही जो एनएसयूआई कार्यकर्ता वही आए हैं। वो जयपुर में उन्होंने प्रदर्शन किया है, इलाहाबाद में, कई शहरों में किया है, और ऊपर लाठियाँ भी चली हैं, आंसू गैस वो पानी की बौछारें हुई, सब हुआ जो पुलिस करती है। तो लेकिन मैं मानता हूँ कि जब पार्लियामेंट का सेशन होगा तो उसमें मुद्दा बहुत गंभीरता के साथ उठेगा, और उसमें शायद पार्लियामेंट में सारा विपक्षी दल इस मुद्दे पर उठेगा। और सिर्फ विपक्षी नहीं, अगर आप सत्ताधारी दलों के सांसदों से बात करिए, वो भले प्रकट रूप में कुछ न कह रहे हो, लेकिन चिंताएं उनके अंदर भी हैं, वो भी इसको जो है मान रहे हैं कि गंभीर मुद्दा है। और सही में ये कह रहे हैं ये कोई क्रिएटेड मुद्दा नहीं है, तो अपने आप सामने आ गया ये मुद्दा है। तो विपक्ष को और ज़्यादा इसमें ताकत लगानी चाहिए, क्योंकि मुद्दा है। और रही बात जैसे सर्वदलीय बैठक की बात अभी रामगोपाल जी ने की, अच्छी बात, अच्छा सुझाव है कि ऐसा मुद्दा है, सर्वदलीय बैठक होनी चाहिए। लेकिन सर्वदलीय बैठक बुलाए कौन? सरकार बुलाती है ना सर्वदलीय बैठक, राहुल गांधी तो नहीं बुला सकते सर्वदलीय बैठक। ये तो जैसे राजनाथ सिंह जी के यहाँ बैठक हुई थी जिसमें रक्षा मंत्री और सारे लोग, तो उसमें नेता विपक्ष को भी बुला लेते, भाई आइए आप भी सुझाव दीजिए। आप सबसे ज़्यादा इस मुद्दे को उठा रहे हैं ना, तो आप बताइए कि क्या करना चाहिए हमको, तो शायद ज़्यादा संदेश जाता और बेहतर तरीके से, और उनको भी कहने का फिर मौका न मिलता, उनका भी मुंह बंद होता विपक्ष का भी कि भाई हम तो आपको सुझाव मांग रहे हैं। तो सरकार को इस पर पहल करनी चाहिए अगर सर्वदलीय बैठक बुलानी है। और रही बात धर्मेंद्र प्रधान जी की, देखिए 62 की हार जब हुई थी तो कृष्णा मेनन का इस्तीफा मांगा गया था। कृष्णा मेनन लड़ने नहीं गए थे, लेकिन रक्षा तैयारियों की जो कमजोरियां थी जिसके लिए हमारी सेना पराजित हुई थी, उसकी जिम्मेदारी उनके ऊपर डाली गई और उनका इस्तीफा लिया गया। जो घोटाला हुआ था उसमें टीटी कृष्णामाचारी का इस्तीफा लिया गया। यूपीए सरकार के टाइम तो खाली पवन बंसल ने बात ही की थी अपने भांजे से
उनके भांजे का जो है वो टेप खाली आ गया था ऑडियो, उनका इस्तीफा लिया गया। शशि थरूर का इस्तीफा लिया गया आईपीएल में, अशोक चौहान का इस्तीफा आदर्श घोटाले में लिया गया। तो ऐसा नहीं, इस्तीफा पहले अटल जी ने इस्तीफा लिया था, बूटा सिंह का इस्तीफा लिया था अटल जी ने, जैसे उस पर केस फ्रेम हुआ था। तो आडवाणी जी ने तो खुद ही टेंडर किया था अपना इस्तीफा। तो ये तो धर्मेंद्र प्रधान तो उस पार्टी के हैं जिस पार्टी ने इसकी परंपरा शुरू की थी। आडवाणी जी ने जब हवाला हुआ था, हवाला में सबसे पहला इस्तीफा आडवाणी जी का हुआ था। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर धर्मेंद्र प्रधान में कोई इस्तीफा किसी समस्या का हल नहीं होता है, बात सही है, लेकिन एक नैतिक दबाव बनता है पूरे सार्वजनिक जीवन में कि ये ऐसा भी हो सकता है। लेकिन आप याद कीजिए, जब सुषमा स्वराज का मसला उठा था, ये सरकार बनी थी, तो राजनाथ जी ने क्या कहा था, ये यूपीए सरकार नहीं है, ये एनडीए सरकार है, यहाँ इस्तीफे नहीं होते हैं। ये तो उनका रिकॉर्डेड बयान था। 14 सालों में तो देख ही रहे हैं किसी तो का इस्तीफे इस्तीफा हुआ। नहीं होते हैं। मोदी जी जब गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे तो उनके तमाम मंत्रियों पर जो है सब तमाम तरह के आरोप आए थे। एक मंत्री पर तो कोर्ट से फैसला भी आ गया था, बाद में हाईकोर्ट से उनको वो मिला, उनका भी इस्तीफा नहीं हुआ था। एक इस्तीफा खाली माया कोंडानी का हुआ जब उनको सजा हो गई थी। तो हर सरकार की अपनी कार्यशैली है, उसका कारण है, मैं बताऊँ इस्तीफा क्यों नहीं लिया जाता है इस सरकार में, और इस्तीफा लेने वाली सरकार का क्या हर्ष हुआ, यूपीए सरकार का हर्ष क्या हुआ देख लिया ना आपने, कोई 44 सीट पे सिमट गई इस्तीफा लेते लेते। जब आप इस्तीफा ले लेते हैं तो आप प्रकट रूप से आप स्वीकार कर लेते हैं कि हाँ हमारी गलती है। तो ये सरकार मानती ही नहीं कि हमारी कोई गलती है, वो मतलब उसमें है नहीं, वो कहते हैं हमारी गलती ही नहीं है। लीक से शुरू हुआ ये जो युद्ध है, हम कैसे परीक्षा शुद्ध कर पाएंगे अगर यही युद्ध चलता रहे? क्या करे विपक्ष इसमें, क्या करे सत्ता पक्ष? एक बड़ी अच्छी बात तो उन्होंने कही कि ये ऐसा मुद्दा है कि सर्वदलीय बैठक बुलाकर आप इस पर एक ऐसा एक्शन लीजिए कि आगे कभी भी ये चीज़ ना हो। ये सर्वदलीय बैठक से हल निकलेगा कि नहीं, वो भी एक टिक इन द बॉक्स होगा, एक होता है ना जो कि ऑप्टिक्स हो जाएगा जिसमें कि हाँ हमने सर्वदलीय बैठक कर दी। सॉल्यूशन तो इस्तीफे से भी नहीं निकलेगा, सबसे पहले तो इसकी गंभीरता समझते हुए निकलेगा। देखिए, भारत ऐसा देश है जहां की प्रतिभाएं दुनिया चला रही हैं। गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी दोनों बड़ी टेक कंपनियों के सीईओ जो हैं भारत से निकले हैं। दुनिया की बड़ी 10 शीर्ष कंपनियों के सीईओ हैं भारतीय हैं। हमारे यहाँ कानपुर से निकले हुए जो संजय मेहरोत्रा हैं, जो आईआईटी से निकले, जिनको 3 बार वीजा रिजेक्ट हो गया था, वो अभी $1 ट्रिलियन की कंपनी के सीईओ बन गए हैं। तो अगर इतनी सड़ांध, इतनी गंदगी और इतनी भ्रष्ट व्यवस्था के बावजूद भी ऐसे होनहार निकल रहे हैं, तो आप सोच के देखिए कि अगर ये पूरी व्यवस्था हम सुधार देंगे तो भारत में ही कोई मेटा, कोई गूगल और कोई बड़े एंटरप्रेन्योरशिप बन जाएगी ना। क्यों नहीं बनती है? जब आदमी इस तरह की सड़ान देखता हो, कहता है मैं तो निकल गया इस सिस्टम से लड़ते हुए, लेकिन मैं कहीं और जाकर हुनर दिखाऊंगा। ये जो अविश्वास सिस्टम पर पैदा हुआ है, इस अविश्वास को दूर करना जरूरी है। हमारे लोग जाकर बाहर की कंपनियों में अच्छा काम करते हैं, हमारे लोग जाकर सिंगापुर में सड़कों पर नहीं थूकते हैं, हमारे लोग जाकर सारे अनुशासन का पालन बाहर करते हैं, हमारे यहाँ क्यों नहीं करते हैं? इसी सड़ी हुई सिस्टम की वजह से। ये जनरलाइज नहीं कर रहा हूं, ऐसा लग सकता है कि इन दोनों में क्या साम्य है। यही साम्य है कि अगर यहाँ पेपर लीक होते हैं और उसके बावजूद मैंने तो अपने प्रतिभा के दम पर एक मुकाम हासिल कर लिया, लेकिन अगर ऐसा ही सिस्टम चलना है तो मैं क्यों रहूंगा? तो देश के प्रति अविश्वास की स्थिति पैदा होती है इस तरह के पेपर लीक जैसे सीबीएसई में जो हुआ है। और अगर इस तरह की इतनी घोर अव्यवस्थाओं के बीच से, अवधेश जी ठीक कह रहे हैं कि आप एक परीक्षा को दूसरे से, तो सभी जगह हो रहा होगा, कहीं कम हो रहा है, कहीं ज्यादा हो रहा है, तो इसका मतलब हम स्वीकार कर रहे हैं ना गलती को। हम मान के चल रहे हैं लोग सिग्नल पर नहीं रुकेंगे, हम मान के चल रहे हैं कि हमको पकड़ लिया जाएगा तो 100 रुपए देकर बच जाएंगे, हम मान के चल रहे हैं कि हम थूकेंगे तो जुर्माना नहीं लगेगा, हम मान के चल रहे हैं कचरा फेंकेंगे तो कोई नहीं देखेगा। भ्रष्टाचार सर्वमान्य अधिकार हो गया, जैसे जन्मसिद्ध अधिकार हो। 50 रुपए का काम 5000 रुपए दिए बिना नहीं होगा। और वो कहां से आते हैं? हम सबकी जेब से आते हैं ना। तभी तो पेपर लीक हो रहा है, उसमें क्या है? करोड़ों की धांधली है, इसीलिए तो पेपर लीक का इतना बड़ा घोटाला चल रहा है ना। जब तक ये सर्वमान्य स्वीकार्यता खत्म नहीं होगी, सिस्टम की हर छोटी बड़ी गंदगी से लड़ने की शक्ति पैदा नहीं होगी, हम ये इस्तीफों से और सर्वदलीय बैठक से इसको हल नहीं कर सकते। ये कैरेक्टर का सवाल है। ये शने शने पूरे समय सिस्टम के अंदर घुस गया है। स्वीकार्यता हम मान के चल रहे हैं ना, पुलिस वाला लेगा, सरकारी अधिकारी, अरे क्या करें भाई, लिए बिना काम ही नहीं हो रहा। अब जब आप स्वीकार करते जा रहे हैं तो वो इतना बड़ा हो चुका है वो स्वीकार्यता कि आपके पूरे सिस्टम को इतनी तरह सड़ा चुका है ना। जब एकदम छोटी सी गलती से लेकर एकदम बड़ी गलती तक कोई भी स्वीकार्य नहीं होगी ना, इस्तीफा देने से, सरकार बदलने से, आपको क्या लगता है कि सिर्फ ये सरकार तक सीमित है? इस सिस्टम से खेलने वाले लोगों को सरकार से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ये आज का जो विषय था ये वाकई में विमर्श था, क्योंकि बहुत ही संवेदनशील ये मुद्दा है। अब
इसी उम्मीद के साथ कि जो अगली परीक्षाएं हों वो खबर न बनकर मिसाल बने। हमारी कोशिश भी यही है इसी कार्यक्रम के माध्यम से, और यही ईश्वर से प्रार्थना और सरकारों से उम्मीद भी है। बहुत शुक्रिया आप सबका खबरों खिलाड़ी देखने के लिए। आप तमाम मेहमानों का भी बहुत धन्यवाद।